guys, so today we are going to start with the last part of nitrogen and sulfur, that is the Haber's process. Haber's process जो है ये अमोनिया की प्रेपरेशन का मेथड है. So preparation of ammonia. ठीक है, ये अमोनिया की प्रेपरेशन का जो है वो मेथड है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस डिटेल. सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, हैबर्स प्रोसेस में ये नाइट्रोजन it reacts with the 3 moles of hydrogen with the reversible reaction. ठीक है जी, to forms ammonia. ठीक है जी. इस रिएक्शन के अंदर आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट और इसके साथ आयरन ऑक्साइड जो है वो यूज होता है. दिस इज नॉट द कैटलिस्ट, दिस इज एक्चुअली द प्रमोटर. ये प्रमोटर होता है जी. यानी कैटलिस्ट के फंक्शन को एनहांस करने के लिए जो है ना ये यूज होता है. सो बेसिकली दिस इज द प्रमोटर एंड दिस इज द कैटलिस्ट. ये आपका कैटलिस्ट है. ठीक है जी. सो यू गॉट द कैटलिस्ट एंड यू गॉट द प्रमोटर. तो ये दो चीजें जो हैं ये आपकी जो है वो यूज होती हैं. उसके बाद 450 से 500 डिग्री सेल्सियस दैट इज द टेम्परेचर और 1 से 2 atm जो है ये इसका प्रेशर होता है जी. एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक. डेल्टा एच इसकी नेगेटिव में होती है जी. ठीक है. अब हैबर्स प्रोसेस में क्या क्या चीजें आपको रॉ मटेरियल के तौर पे चाहिए होती हैं. So you people need 2 raw materials for the Haber's process. The first one that is nitrogen N2. और ये नाइट्रोजन आप लोगों की कहां से आती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन of liquefied air. ठीक है जी. The second thing you need that is the hydrogen. हाइड्रोजन आपके पास जो है वो क्रैकिंग से आती है जी. क्रैकिंग ऑफ क्रूड ऑयल. ठीक है जी. क्रूड ऑयल की जो है वो क्रैकिंग से आती है जी. अच्छा जी. Haber's process में you people need the 2 raw materials, nitrogen and hydrogen, and both of them they can you can get it from the environment. नाइट्रोजन तो एयर में 78% होती है, तो एयर को आप पहले लिक्विफाई कर लेते हो और उसके बाद उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो यू गेट द नाइट्रोजन. हाइड्रोजन जो है ये क्रैकिंग ऑफ क्रूड ऑयल से आती है जी. ठीक है. क्रैकिंग ऑफ क्रूड ऑयल, आपको पता है कि जो क्रूड ऑयल है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स होती हैं. तो हम लोग क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो हाइड्रोजन होती है. ठीक है. अब ये हम लोग हैबर्स प्रोसेस जो है इसको कैसे ऑपरेट करते हैं इसकी मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ. ओके गाइस, ये एक डायग्राम है. इसके पॉइंट्स में जो है वो साथ साथ आपको बताता जाऊंगा. इसमें सबसे पहली चीज कि आप लोगों ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनको जो है वो 1:3 से लेना है जी. ठीक है. 1:3 का मतलब तो 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन तो उसके कंपैरिजन में 3 लीटर या 3 dn क्यूब आप लोगों ने हाइड्रोजन लेना है यार. ओके. सो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे आर इंट्रोड्यूस्ड into a compressor
having the pressure of 200 atm। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये गैसेस होती हैं और गैस के पार्टिकल्स आपको पता है कि एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, तो इसको हम लोग कंप्रेसर में इसलिए एंटर करते हैं ताकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ सकें और इनमें रिएक्शन शुरू किया जा सके। अब ये जो कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनको ये पाइप्स के जरिए हम लोग लेके जाते हैं कैटालिटिक चेंबर में। कैटालिटिक चेंबर में बैट्स लगे होते हैं आयरन और आयरन ऑक्साइड के। मैंने आपको पहले ही बताया कि आयरन इज अ कैटलिस्ट, आयरन ऑक्साइड प्रमोटर होता है। कुछ बुक्स में एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी लिखा होता है। तो किसी भी मेटल का ऑक्साइड अगर इस आयरन के साथ रख दिया जाए तो वो कैटलिस्ट के फंक्शन को इनहांस करता है। तो जो चीज कैटलिस्ट के फंक्शन को इनहांस करती है उसको प्रमोटर कहते हैं। इट इज नॉट अ कैटलिस्ट, पहले बता दूं, ये कैटलिस्ट के फंक्शन को इनहांस करने के लिए होता है जी। 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 200 से 300 एटीएम प्रेशर है, ठीक है। अ, अब यहाँ पे होगा क्या, पहले मैं आप लोगों को यहाँ से बता दूं। ये देखिए जी, ये रिएक्शन जो है डेल्टा एच नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन इसका एक्सो होगा और बैकवर्ड क्या होगा, एंडो। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से पीछे की तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा, कम करने से आगे की तरफ जाएगा। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था टेम्परेचर कम हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इसीलिए ज्यादा रखा हुआ है। ज्यादा टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अमोनिया की यील्ड कम होती है लेकिन अमोनिया बन जल्दी जाती है जी। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा रखा हुआ है। और कैटलिस्ट का काम वही स्पीड को इंक्रीज करना होता है। और प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट होता है जिधर गैसेस के कम मोल्स होते हैं। तो यहाँ पे गैसेस के 1 और 3 4 है। यार ये मुझे लगता है मैं गलत देख गया हूँ। ये 200 से 300 एटीएम प्रेशर है, सॉरी, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रेशर हम लोगों ने इसलिए जो है वो ज्यादा रखा हुआ है। अब इन कंडीशंस में आपके पास सिर्फ 15% अमोनिया बनती है। बाकी जो 85% चीजें हैं वो आपकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया का जो मिक्सचर है उसको हम लोग एक कंडेंसर में ले जाते हैं जिसका टेम्परेचर हमने फिक्स किया होता है कि अमोनिया जैसे ही इसमें जाती है वो लिक्विफाई हो जाती है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में रहते हैं। वो गैसियस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे आर सेंट बैक अगेन टू द कैटालिटिक चेंबर और इस तरह साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनती तो कम है लेकिन बनती जल्दी जाती है। तो इस तरीके से आपकी अमोनिया की प्रेपरेशन हो जाती है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स लिख लें। सबसे पहला पॉइंट, एट हाई टेम्परेचर the yield of ammonia is less as equilibrium shifts to the left hand side favored the backward reaction as it is endothermic. But the rate of reaction is fast, ठीक है जी। At high pressure the equilibrium shifts
to the right hand side, favor the forward reaction as it contains less number of moles of gases. ठीक है जी। अगला देखिए, the catalyst iron with the help of its promoter iron oxide increases the rate of reaction by lowering the activation energy. ठीक है जी। Under all the above conditions, 15% of ammonia is formed which can be separated from mixture by liquefying it in a condenser. The unreacted nitrogen and hydrogen are sent back to the catalytic chamber to form ammonium, and thus by cyclic process ammonia is obtained। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम लोग अमोनिया को बेर कर देते हैं बार बार। इज इट क्लियर माय डियर?